Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter, helikopter. Šalje mako treba. Parakofer, parakofer. Da bacaš sa neba. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। लीनियर मोशन के केस में जब हमने एक ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है तो उस मोशन को जो चीज़ बेसिकली हम मूव करते हैं फोर्स लगा के, तो उस मोशन को जो चीज़ अपोज कर रही होती है वो होता है इनर्शिया। उसे हम इनर्शिया कहते हैं, जिसको हम आम जुबान में मैस भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन के केस में अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को रोटेट या रिवॉल्व करना है तो उसके केस में जो चीज़ अपोज कर रही होती है उस मोशन को, उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? हम बेसिकली फोर्स लगाते हैं तो एम ए होता है, यहाँ पे हमारे पास टॉर्क, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, मैस की जगह पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ए की जगह पे अल्फा आ जाता है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक हमारे पास एक हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट कम है, और दूसरी तरफ हमारे पास सेम मैस वाला सिलेंडर है जिसकी हाइट ज़्यादा है। अब इन दोनों में से दोनों का मैस सेम है, ठीक है, और दोनों फुली फील्ड है, तो इन दोनों के केस में अगर आप देखो तो आपको क्या लगता है कि किसको रोटेट करना ज़्यादा आसान है? ठीक है, यानी कि जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट करना आसान होगा। तो आप अगर आप इमेजिनेशन में देखो तो आपको क्या लगता है कि दोनों का अगर मैस सेम है तो दोनों में से रोटेट करना किसको आसान है? तो यहाँ पे बेसिकली जो ये बॉडी है इसको रोटेट करना आसान है, क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो, अगर मैं इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए कहूँ और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी कहूँ, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हमारे पास बी है वो हमारे पास ग्रेटर देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए है। ठीक है, हमें देख के पता चल रहा है। अब हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं इस बात को, तो अब हम उसकी तरफ देखेंगे कि वो हम उसको मैथमेटिकली किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने मोशन को सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो विद इन दी बॉडी था, अब हम उसे आउटसाइड ऑफ दी बॉडी ले गए और हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट मैस है जो कि रोटेट कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है आर। अगर हम इसको टॉप से देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो हम फोर्स लगा रहे हैं, हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो उस टॉर्क की वजह से हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होगी अगर तो सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ तब होगी जब हम टॉर्क अप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास वहाँ से आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल है? रेडियस आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल। ठीक है, इसको हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक में भी इन डेप्थ देखा था। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय आर होती है। ठीक हो गया, तो अब हमने ऐसा क्यों किया? बेसिकली हमारे पास एफ टी यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, बेसिकली इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही इस टेंजेंशियल फोर्स को हम रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टॉर्क आ जाता है, जो कि ये टॉर्क है। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इक्वल है एम ए के। ठीक है, तो अगर हम ए की जगह पे रिप्लेस कर दें आर एल्फा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एम आर एल्फा। ठीक है, एम वैसे का वैसा आएगा, ए की जगह पे आर एल्फा आ जाएगा, और हमारे पास टॉर्क इक्वल होता है आर मल्टीप्लाई बाय एफ के। ठीक है, तो अब हम इस एफ को बेसिकली यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास टॉर्क इक्वल किसके हो जाएगा? आर मल्टीप्लाई बाय एम आर एल्फा के इक्वल। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आर जो है, दो आर हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एम आर स्क्वायर एल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम आर स्क्वायर है इस पॉइंट मैस के लिए यही हमारे पास बेसिकली इनर्शिया है। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये इनर्शिया आ गया। अच्छा, अब ये तो था एक पॉइंट मैस के लिए इनर्शिया। अगर तो फॉर एग्जांपल एक डिस्क है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉइंट मैस से मुराद ये है कि ये डिस्क है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसके गिर रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस ऑफ यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी के अंदर आ जाए और ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसके केस में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी को अगर हम डिफरेंट एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉडी को इस एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। अगर मैं इस बॉडी को इस एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ, इवन दो ये एक्सिस भी इस बॉडी के अंदर से गुजर रहा है, लेकिन इस केस में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम है। तो खैर
फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है, ठीक है, और ये रोटेट कर रही है, और इस दफ़ा हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो विद इन दी बॉडी है। अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसके केस में हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी को छोटे छोटे पॉइंट मैसेज में चेंज कर देंगे, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट मैसेज हैं और वो सारे पॉइंट मैसेज मिलके इस पूरी बॉडी को बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स का, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हम उन इनफाइनाइट पॉइंट्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो उनमें से फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट लें, ठीक है, तो उनमें से कोई भी एक पॉइंट का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m1 हम उस छोटे से मैस को कह रहे हैं, और r1 उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, ठीक हो गया। इस तरह m2 r2 स्क्वायर अल्फा, अल्फा सब में सेम रहेगा, अल्फा हमारे पास चेंज नहीं होगा अगर तो रिजिड बॉडी है। वो क्यों नहीं चेंज होगा वो चीज़ भी समझाता हूँ। तो इस तरह हमारे पास जितने भी छोटे छोटे पॉइंट मैसेज हमने लिए हैं उन तमाम में एक हमारे पास एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उनके, ठीक हो गया। और ये कहानी चलती 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 हमारे पास अप टू टॉर्क n तक जाएगी, ठीक है। हमने इसको n पॉइंट मैसेज में डिवाइड किया, ठीक है, तो अप टू n हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ऐसे। अगर हम इसको टॉप व्यू से देखें इन पॉइंट्स को, हमारे पास इस तरह के कुछ पॉइंट मैसेज हैं, ठीक है, इस तरह के इनफाइनाइट हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स ही ड्रॉ किए हैं। अब अल्फा हमारे पास सबके केस में सेम क्यों है, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ये समझाने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। तो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तमाम को सेंटर ऑफ रोटेशन के सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँ, तो ये सारे पॉइंट्स रोटेट करेंगे। अब अगर मैं इन नए पॉइंट्स को, इन नई पोजीशन को उस सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूं और देखूं कि चेंज इन थीटा कितना हुआ है, तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पॉइंट, वो पॉइंट जितना मर्जी दूर था, जितना मर्जी करीब था, थीटा एंगल सबके केस में सेम थीटा एंगल कवर किया। तो अगर सेम थीटा एंगल कवर किया तो इसका ये मतलब है कि उन तमाम की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम थी, और अगर तो ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो उन तमाम की एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम है, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो इसलिए हमारे पास जितने भी ये अल्फाज थी हमारे पास सेम है। तो खैर अब हमने टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी पॉइंट मैसेज हैं इन तमाम के टॉर्क को हम सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। तो टोटल टॉर्क हमारे पास सबका सम आएगा। अब सबके सम में अल्फा हमारे पास कॉमन है, तो अल्फा को हम बाहर ले लेंगे और अंदर जो हम सम करेंगे हम m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर इन तमाम को सम कर देंगे अप टू n। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल टॉर्क है वो इक्वल है समेशन i फ्रॉम 1 टू n mi, यानी कि i से मुराद ये है कि i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी और अप टू n जाएगी, ठीक है। n इनफाइनाइट पॉइंट्स है हमारे पास। तो समेशन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई बाय अल्फा। आपकी बुक में वो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज कैलकुलेट करने का नहीं कहता, वो बस आपको यहीं तक कहानी बताता है और आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी किस तरह का होता है और वो किस तरह से वेरी करता है। अब जो कैलकुलस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इन डेप्थ ये कैलकुलस की रूल से भी समझाऊंगा। बेसिकली समेशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम चीज़ के नाम है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम डिफरेंट बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बस इसका एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास वो यहाँ से साबित होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड अ बॉडी अराउंड अ एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कैलकुलेटर है, अगर मैं इसे इस एक्सिस में रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड होगा। अगर मैं इसको, ये एक्सिस है और इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। और अगर मैं इसको इस एक्सिस के गिर रोटेट कर रहा हूँ, ये मेरी उंगली एक्सिस है और मैं इसको इसके गिर रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि वो किस एक्सिस के गिर्द वो बॉडी रोटेट कर रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपकी बुक में वो आपको तकरीबन 1 2 3 4 बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही बता देता है, ठीक है। पहले केस में वो आपको एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। अब रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपको किस तरह से बता रहा है कि रोड जो है वो रोटेट कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 1/12 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर से मुराद ये है कि उसकी लेंथ। दूसरे केस में वो हमें एक रिंग या फिर एक हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है जो कि है mr स्क्वेयर के इक्वल, और यहाँ पे वो इसकी थिकनेस को कह लो कि
उससे कोई इसका अमल दखल नहीं है, ठीक है, वो उसकी थिकनेस को यानी कि अपनी कैलकुलेशन में नहीं ला रहा, ठीक हो गया। और हमारे पास जो ये रिंग है ये इस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। तीसरे केस में वो हमारे पास एक सिलेंडर या एक डिस्क की बात करता है, यानी कि एक रिंग या एक हूप की तरह का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो अंदर से फिल्ड है, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा क्योंकि उसके दरमियान में भी मैस है, इसके यहाँ पे मैस नहीं है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 1/12 mr² होगा और ये इस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। एक चीज़ याद रखना, रोड और सिलेंडर दोनों सेम चीज़ों की नाम है। रोड के केस में हमारे पास जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो रोड है या ये सिलेंडर है ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, लेकिन जब हम 1/2 mr² लेंगे तो यही जो है हमारे पास सिलेंडर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो गया। और चौथे केस में वो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ स्फीयर देता है जो कि इक्वल है हमारे पास 2/5 mr² के इक्वल, ठीक है। आर से मुराद यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर है और ये फील्ड स्फीयर है, ठीक है, ये होलो स्फीयर नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है हमारे पास। मैंने आपको इनिशियली एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाई थी जो जिसमें मैंने आपको एक चीज़ का बताया कि रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया विच दे फाइंड वियर्ड एंड दे केप्ट इट सीक्रेट फॉर अ डेकेड। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी चीज़ जिसके 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क है, इसके 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पहला इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये होगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह से रोटेट करूं या फिर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूं, सेम बात है, तो इसके 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी तरह अगर हम एक स्फीयर लें तो उसका 1 एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कैलकुलेटर है या आप अपना फ़ोन ले लो, तो उसके 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे। पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके पास ये होगा और तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा। अब इन तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन में से वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, एक में कम होगा और एक में दोनों के बीच में होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबली अपने इंटरमीडिएट एक्सिस पे रोटेट नहीं करता। तो यही वजह थी कि वो जो ऑब्जेक्ट पीरियोडिकली अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा था कि वो अपने इंटरमीडिएट एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। आपको मैं एक और तरीके से समझाऊँ, आप अपने फ़ोन को अगर लो, ठीक है, ज़रा बेड पे घुमाना, आप अपने फ़ोन को हवा में इस तरह से प्योरली रोटेट नहीं कर सकते। आप जब भी कोशिश करोगे वो एक आधा चक्कर ऐसे काट लेगा, ठीक है। अगर आप हवा में थ्रो करने की कोशिश करो तो वो प्योरली आप इसको इस तरह से रोटेट नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह से हवा में फेंक के रोटेट कर सकते हो, आप इसको इस तरह से कर सकते हो, लेकिन जब भी इस तरह से ट्राई करोगे तो ये एक आधा फ्लिप इस तरह से मार जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो इंटरमीडिएट एक्सिस है उस पर चीज़ें अनस्टेबल रोटेट करती हैं। उसके अलावा वेरिटाशियम ने इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी एक वीडियो में, और यही वो बेसिकली हमारे पास एक बोल्ट नुमा चीज़ थी जो कि पीरियोडिकली अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रही है। इसी वजह से क्योंकि ये अपने इंटरमीडिएट एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और इस प्रॉब्लम को भी हम इंटरमीडिएट एक्सिस थ्योरम या पैराडॉक्स कहते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।